हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 की तैयारी चल रही है, उसमें जो हमने सीडीपी की थ्योरी कराई है वो लगभग हमारी सीडीपी की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है, ताकि आप लोगों ने जिन्होंने भी सीडीपी की थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लवली एकेडमी पर जाकर अभी सीडीपी की सारी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उन सभी को देख लीजिए। क्योंकि जो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होता है तो जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लैंग्वेज चाहे कितनी ही लेंदी कर दी जाए या फिर कितना ही घुमा के पूछ लिया जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस एक छोटे वर्ड के माध्यम से ये चीजें ढूंढ पाएंगे कि उस क्वेश्चन में कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो जिसने भी थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और ज्यादा लाई जा सके और बहुत जल्दी आपके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आज जो हम टीचिंग स्किल्स की बात करने वाले हैं तो वो है टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग होती है वो क्या चीज होती है और टीचिंग के माध्यम से हमें किन किन चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और किस तरीके से हम एक बच्चे को उसके विकास की ओर ले जाने की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं तो उसमें टीचिंग का क्या रोल होता है, टीचिंग किस प्रकार से प्रभावी बनाई जा सकती है, किस प्रकार से बेटर बनाई जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग के बारे में। ये जो पोर्शन है ये आपकी पेडागोजी में आएगा। टीचिंग का पोर्शन चाहे तो सीडीपी की पेडागोजी हो या फिर बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उनकी पेडागोजी हो, किसी में भी कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी पेडागोजी की जितनी भी क्लासेस जब चलेंगी वो आपकी मिक्स में चलेंगी, जिसमें आपकी सीडीपी की पेडागोजी है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, संस्कृत की है, ईवीएस की है और एसएसटी की है। सारी पेडागोजी आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के बारे में। तो जो टीचिंग है इसका अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। यानी टीचिंग का जो मतलब होता है उसका अर्थ होता है सीखने में सहायता करना। जब एक इंसान की शिक्षण कराने की विधि बहुत अच्छी होती है, जब एक इंसान की टीचिंग करने की विधि बहुत अच्छी होती है तो वो लोगों को प्रभावी रूप से बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो स्वयं के प्रयास और अनुभवों के आधार पर सीखता है। यानी एक व्यक्ति जब किसी भी चीज को सीखना चाहता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सामने वाला एक इंसान पूरे तरीके से आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको भी पढ़ना। जैसे आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो आप पढ़ते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं लवली एकेडमी पर पढ़ता हूं, लेकिन एक टीचर आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में सेट आप तभी कर सकते हो जब थोड़ा सा प्रयास आप करोगे। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप शिक्षण को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो इसी के आधार पर बालक सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, यानी कि उसको मोटिवेट कर सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखता। यानी कि लेकिन जो छात्र होता है जब तक स्वयं कुछ नहीं सीखना चाहेगा, चाहे उसे टीचर मोटिवेट करे, चाहे सीखने में प्रेरणा दे, चाहे उसकी रुचि उत्पन्न कर दे, लेकिन अगर बालक खुद से कुछ नहीं सीखना चाहता है तो वो नहीं सीख पाएगा। शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या क्या होती है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक असामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपको लाइनें दे दी जाती हैं। तो जो शिक्षण होता है वो एक सामान्य और सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो जो शिक्षण है वो एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया है। जब हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों से इंटरकनेक्ट करते हैं तो हमें हमारी जो टीचिंग डेवलपमेंट होती है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो और ज्यादा प्रभावी बनती है। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षण है वो एक प्रकार से आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, यानी फेस टू फेस होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग भले ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं उसे एक प्रकार से आप कांटेक्ट करके पढ़ रहे हो। जैसे कि ये सामने वाला हमें पढ़ा रहा है, हम उस चीज को नोट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम भी ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि सामने वाले कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आप भी ये सोच के पढ़ रहे हैं कि सामने हमें टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और हम इस चीज के नोट्स बना रहे हैं। तो शिक्षण क्या है, एक प्रकार से आमने सामने होने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। जब किसी भी इंसान को चीजें सिखाई जाती हैं, उसे ज्ञान प्रदान कराया जाता है, तो शिक्षण क्या होता है, एक विकास की प्रक्रिया माना जाता है। यानी इसके द्वारा क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है।
उसके बाद है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया होती है, यानी कि इसका एक लैंग्वेज आधार होता है। जो शिक्षण है वो एक प्रकार से भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार विधि है, जैसे किसी इंसान को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए मान सकते हैं कि जो शिक्षण है, अगर वो सामने वाला बहुत प्रभावी ढंग से कराता है, दूसरे को इंटरेस्ट पैदा कर देता है पढ़ने के लिए, दूसरे को मजबूर कर देता है चीजों को सीखने के लिए, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से उपचार विधि मानी जाती है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, अपने अंदर होने वाले जितनी भी चीजें हैं, अपने अंदर होने वाले हर डेवलपमेंट को दूसरे इंसान को बताना कि इस प्रकार से अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो इस चीज को बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। तो एक प्रकार से अंतःक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया तभी पूरी की जा सकती है जब तक हम उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, उद्देश्य नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ये साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं या हम लोग ये पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक एम है, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें सीटेट को क्लियर करना है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो जब किसी चीज को हम सीखते हैं, जब तक उस चीज का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारे जो सीखने के तरीके होते हैं वो उतने बेटर नहीं होते हैं। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के जो 3 पार्ट्स माने गए हैं, जैसे कि शिक्षण है इसके 3 पार्ट्स माने गए हैं, वो माने गए हैं, एक होता है बालक, एक होता है शिक्षक, और उसके बाद आपका थर्ड माना गया है पाठ्यक्रम। यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है एक प्रकार से त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके 3 पार्ट हैं, एक स्टूडेंट खुद यानी कि जो बालक जो सीखना चाहता है, दूसरा जो सिखाना चाहता है शिक्षक, तीसरा जो हमारा सिलेबस है। ये तीनों चीजों को मिलाकर एक प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को बहुत अच्छे से प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो एक प्रकार से निर्देश देने की प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक रूप से भी हो सकता है और अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में आके जैसे कि शिक्षक से कोई चीज सीखते हैं तो वो रहेगी औपचारिक प्रक्रिया के दौरान। उसके बाद है जो शिक्षण प्रक्रिया है, जैसे हम घर परिवार से कोई चीज सीखते हैं, तो फैमिली मेंबर से जब कोई सी चीज को सीखते हैं, घर वालों से, परिवार से, आस पड़ोस से, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, अनौपचारिक में आएंगी। औपचारिक में क्या चीज आएगी, जैसे हमारे स्कूल हैं, इनमें हम औपचारिक रूप से जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे पूरी करते हैं। शिक्षण एक कौशलपूर्ण प्रक्रिया है, यानी इसमें जो हमारे कौशल हैं वो सारे विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और इनके होने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके पेडागोजी के लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन शिक्षण के सिद्धांत से पूछे जाते हैं, क्योंकि शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वो पेडागोजी की क्लास में सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी एसएसटी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी लैंग्वेज रही हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, सेकंड हो, यानी कि जो आपके एग्जाम में जितनी भी पेडागोजी आती है उसमें कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपी की क्लास में पूछे जाएंगे। तो जो शिक्षण के सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यानी जो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत होता है इसका क्या अर्थ होता है और हम कैसे पता लगा पाएंगे। उसमें जैसे एक लाइनिंग दे दी गई, तो उसके बाद में आपको डिसाइड करना है इसमें किस सिद्धांत का यूज किया गया है। निश्चित उद्देश्य का है, लचीलेपन का है, पूर्व अनुभव का है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बता पाएंगे कि ये कौन से सिद्धांत से ली गई है। निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत होता है, शिक्षक को पहले अपने उद्देश्य को निश्चित कर लेना चाहिए। यानी एक शिक्षक है वो बहुत अच्छे से जब अपने एम को स्थापित कर लेता है, जब अपना एक उद्देश्य बना लेता है, तो वो शिक्षण प्रक्रिया को बहुत प्रभावी बना सकता है। एक शिक्षक है जो पढ़ाने से पहले किसी भी चीज को बता देता है कि जैसे हम आज गाय पे पढ़ाने वाले हैं या फिर हम कल गाय पे पढ़ाएंगे, उस चीज के बारे में छात्रों को पहले से बता देता है और उसके बाद छात्रों को याद करवाता है। ये किस सिद्धांत से लिया गया है, निश्चित उद्देश्य कैसे, कि आज हमें पता है सर ने बोला है कि हमें गाय के ऊपर जो चीजें हैं वो पढ़नी है, गाय के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो एक प्रकार से उसने उद्देश्य स्थापित कर लिया कि आज हमारा गाय का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और स्टूडेंट भी उसी हिसाब से चीजों को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है लचीलेपन का सिद्धांत। जो लचीलेपन का सिद्धांत है वो किस प्रकार से है, यदि आवश्यक हो तो पूर्व निर्धारित विषय वस्तु, समय, स्थान और विधियों में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत होता है एक अध्यापक को पढ़ाते समय किसी भी अपनी विषय वस्तु को चेंज करके, उसको पढ़ाने के तरीके को चेंज करके, विषय वस्तु को चेंज कर सकता है, समय को चेंज कर सकता है, स्थान को चेंज कर सकता है और अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है, विधियों को चेंज कर सकता है।
उसके द्वारा जब ये परिवर्तन किया जाता है तो जो चीज़ें वो स्टूडेंट को सिखाना चाहता है उन चीज़ों को थोड़ा चेंज कर करके पढ़ाएगा तो स्टूडेंट की भी रुचि उत्पन्न होगी। जब स्टूडेंट उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, अगर चीज़ों को चेंज कर करके परिवर्तन करके पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। और इसी को बोला जाता है लचीलेपन का सिद्धांत, कि एक अध्यापक है जो चीज़ों को, विषय वस्तु को बदल कर, स्थान बदल कर, जगह बदल कर, अपने पढ़ाने के तरीके बदल कर बच्चों को प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया कराता है। वो किस सिद्धांत के प्रीफर में आएगा? तो वो आएगा लचीलेपन के सिद्धांत में। पूर्व अनुभवों को जोड़ने का सिद्धांत, इसका अर्थ होता है छात्र ने पूर्व में जो भी कुछ सीखा है आगे का पाठ उससे जोड़कर पढ़ाया जाए। पूर्व अनुभव का मतलब होता है जो चीज छात्र पहले किसी चीज को सीख के आया हो और उसे आगे की जो शिक्षण प्रक्रिया करानी है, आगे उसे जो भी चीज सिखानी है उसे उससे एक प्रकार से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा तो शिक्षण बहुत अच्छे से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो छात्र ने पूर्व में जो भी कुछ सीखा है उसी को जोड़ के आगे की चीजें उसे पढ़ानी जानी चाहिए। यानी कि पहले उसने किसी छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसी के बाद उस कॉन्सेप्ट के जो बड़े बड़े पार्ट हैं उन्हें कंप्लीट कराया जाए तो इसको बोला जाता है पूर्व अनुभवों के आधार पर जोड़कर पढ़ाया जाएगा। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जो बाल केंद्रितता का सिद्धांत हो जाता है, इसका बोला जाता है शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज सिखाई जा रही है तो उसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है वो हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। बाल केंद्रित यानी बालक को ध्यान में रख के ही, यानी एक बालक है उसी को ध्यान में रख के जब हम शिक्षण प्रक्रिया को पूरी कराएंगे तो ही बालक बहुत अच्छे से सीख पाएगा। उसमें टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में अगर ये चीज पूछी जाती है कि बच्चा केंद्र में रहेगा, बच्चा मुख्य रहेगा, या टीचर रहेगा, या सिलेबस रहेगा, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट देनी है वो किसको देनी है? बच्चे को देनी है। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है चूंकि विभिन्न बालकों की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, अतः शिक्षण सभी को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। यानी प्रत्येक बालक होता है जो एक दूसरे बालक से एक प्रकार से अलग होता है। कोई भी बालक, चाहे वो एक ट्विंस बालक की क्यों ना हो, चाहे वो एक जुड़वा बालक की क्यों ना हो, उन दोनों के अंदर भी जो विशेषताएं होती हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती। यानी एक बालक दूसरे बालक से हमेशा भिन्न होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया जब एक अध्यापक करा रहा है तो उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक किस बालक में गेन करने की क्षमता कैसी है, कितने अच्छे से वो सीख सकता है, कितने दिन में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। इन सभी चीजों को अगर वो ध्यान में, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर जब एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है तो बालक ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो जल्दी चीज़ों को समझ लेगा, अगर थोड़ा नॉर्मल बच्चा है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, और जो बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चा है उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसे उस तरीके से क्लास में पढ़ाना है कि उस सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद है वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जो वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है पाठ्य वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़ देने से वह पाठ आसानी से और रुचिपूर्वक सिखाया जा सकता है। यानी कि अगर पाठ को बालक के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अगर उसे इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएं जो उसे एकदम उसकी रियल लाइफ जैसे लगे तो उसे ज्यादा रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जैसे किसी पेड़ के बारे में पढ़ाना है, अगर छात्र को पेड़ के बारे में क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा तो वो उस लेवल तक सीखेगा। अगर उसे सीधा पेड़ ही दिखा दिया जाए और उसके बारे में उसे चीजें समझाई जाए तो बालक ज्यादा अच्छे से सीख जाएगा। उसी प्रकार से जो बालक को जो भी चीजें सिखानी है उसे उसके वास्तविक जीवन से अगर जोड़कर सिखाया जाता है तो बालक ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। उसके बाद है अन्य विषयों के साथ समन्वय का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है शिक्षण में एक विषय को पढ़ाते समय उनका संबंध अन्य विषयों से भी जोड़ा जाना। प्रभावशाली विधियां, सहायक सामग्री आदि का चुनाव कक्षा में पूर्व ही कर लेना चाहिए। यानी एक अध्यापक है जब भी वो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो उसे किसी भी कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से क्लियर कराना है कि वो अन्य कॉन्सेप्ट से भी क्लियर हो रहा हो। जैसे आपकी पेडागोजी पढ़ाई गई, पेडागोजी आपको सीडीपी की पढ़ानी है, चाहे हिंदी की पढ़ानी है, शिक्षण प्रक्रिया हर एक चीज में आएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपका एक प्रकार से जोड़ दिया गया। अगर ईवीएस की पेडागोजी है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े आंसर लगाने होंगे। बाहरी जीवन से जोड़ना है, पर्यावरण के बारे में बताना है तो उसे पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाया जाएगा। अब हिंदी में अगर पूछा जाता है
तो आपकी जो लैंग्वेज है उससे जोड़ के पढ़ाया जाएगा कि एक बालक को लैंग्वेज के बारे में सिखाना है, वो अन्य देश से आया हुआ है, उसे यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो उसे कैसे सिखाया जाएगा। उसी प्रकार से यानी एक चीज को दूसरे विषय से इंटरकनेक्ट होकर पढ़ाया जाएगा। तो क्या होगा, उसमें जो बालक है वो रुचिपूर्ण तरीके से सीख लेगा। यानी कि जैसे कि जब हम कई बार पढ़ते हैं तो जो हिंदी में चैप्टर होते हैं वो किस प्रकार के दिए रहते हैं, वो ऐसे दिए रहते हैं कि जैसे किसी भी ईवीएस के कोई कॉन्सेप्ट है उसका कई बार चैप्टर दे दिया जाता है, यानी एक अच्छे पेड़ के बारे में लिखना है, एक बहुत अच्छा पेड़, चैप्टर का नाम दे दिया खेल खेल में, चैप्टर का नाम दे दिया चिड़िया, तो यानी कि चिड़िया के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब चिड़िया हिंदी में तो पूछी नहीं जाएगी, चिड़िया के बारे में कहानी बताई जाएंगी, उसमें कॉन्सेप्ट को पेड़ भी बताया जाएगा, उसके बाद चिड़िया के दाने खाने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर पढ़ाया जा रहा है। यानी चिड़िया के बारे में भी बता दिया, वो जो चीज़ें खाती पीती है उन चीज़ों के बारे में बता दिया, तो ये किससे कनेक्ट हो गया, ईवीएस से। पेड़ पौधों के बारे में, वातावरण के बारे में, जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, तो ये किस में हो गया, ईवीएस से। उसके बाद है इन चीज़ों के भोजन के खाने से हमें क्या लाभ होते हैं, कौन से भोजन से कौन सी बीमारी हो जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया तो हमारी जैसे साइंस भी है, इंग्लिश भी है, ईवीएस भी, यानी ये सारी चीज़ें एक प्रकार से इंटरकनेक्ट होकर पढ़ाई जानी चाहिए। तो उसके बाद में क्या रहता है, बालक जो होता है वो रुचिपूर्ण तरीके से सीख पाता है। उसके बाद है सक्रिय सहयोग और क्रियाशीलता का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पाठ के विकास में बच्चों का सहयोग लिया जाए और उन्हें क्रियाशील रखा जाए। यानी एक बालक को जब कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो ऐसा नहीं है कि बालक चुपचाप बैठे हैं, बालकों को बीच बीच में क्वेश्चन पूछना है, बालकों को तुमने क्या चीज पढ़ाई है वो सारी चीजें बालकों को बीच बीच में से खड़े करके पूछने, ताकि बालक एक प्रकार से क्लासरूम में रहेंगे तो वो एक प्रकार से एक्टिव रहेंगे। अगर हम बीच, उन्हें पता रहेगा कि जो सर हैं वो किसी भी चीज को कभी भी कहीं से भी बीच में से पूछ सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी है, तो वो क्या रहेगा कि क्लासरूम में वो एक प्रकार से एक्टिव रहेंगे। तो बालकों को क्रियाशील रखा जाए, बच्चों को सहयोग लिया जाए, यानी बच्चों को भी किसी एक चीज का क्वेश्चन दे दिया, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बाद उन्हें क्वेश्चन दे दिया, तो जब वो उसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, यानी उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, तो बालक एक प्रकार से क्लास में एक्टिव रहेंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण के सिद्धांत, यानी जो शिक्षण है क्या क्या सिद्धांत होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, एक अध्यापक किस प्रकार से इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से प्रभावी बना सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी हर पेडागोजी में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हर एक पेडागोजी में वर्क करने वाला है। तो आज के लिए हमारी सीडीपी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।